Hello everyone. I again welcome you all to your very own R Wonderway, your voyage to maritime mastery. ठीक है, तो इसी चैनल के तहत we were continuing with our subject engineering thermodynamics. ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. So today we will be starting with our unit 5. Unit 4 हमने complete कर दिया, which was pure substance analysis. And now we will be moving to unit 5, which is our very own second law of thermodynamics. हमने पिछले कुछ वीडियोस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकेंड मतलब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देख लिया. अब हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखेंगे. एंड आई विल टेल यू कि ये जो है ये फाइनल लॉ है. थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नाम की भी कोई चीज होती है, लेकिन उसका दूसरा नाम होता है, दैट इज द एंट्रोपी लॉ. ठीक है, तो वो हम आगे के वीडियोस में जरूर डिस्कस करेंगे. बट नाउ फॉर नाउ वी विल बी डिस्कसिंग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. चलिए स्टार्ट करते हैं. सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले हमें ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट आर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है, अब देखिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस. अगर मैं ये प्रोसेस को बहुत शॉर्ट में समझाऊं तो देखो, अगर मुझे पॉइंट ए से, दिस इज माय पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने में ये डिस्टेंस अगर मैं मान लेता हूँ 10 मीटर्स है, तो मुझे अगर मेरी एनर्जी ए से बी जाने में अगर 10 जूल लग रही है, ठीक है, तो बी से ए जाने में जो है ना वो भी 10 जूल ही लगनी चाहिए. क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मैं गया, ठीक है, भाग के गया, चल के गया, दौड़ के गया, दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न. मगर अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे मैं गया तो मेरे को अगर 10 जूल ऑफ एनर्जी खर्च करने को हुआ, तो जब मैं वापस उस पॉइंट से बी पॉइंट से ए पॉइंट पे आऊंगा तो 10 जूल ऑफ एनर्जी ही खर्च होनी चाहिए. ठीक है ना? तो ये अगर हो रहा है तो दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. अगर ये नहीं हो रहा देन इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस. देखिए, a reversible process is defined as a process that can be reversed without leaving any trace on the system and surrounding. मतलब कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कुछ एनर्जी खर्च करके गया तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी में खर्च करके वापस उस पॉइंट पे आ गया. तो इससे मैंने क्या किया, इससे मैंने कोई भी ट्रेस नहीं छोड़ा, विदाउट लीविंग एनी ट्रेस ऑन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. मतलब ये जो चीज थी, ये चीज मेरी क्या थी यहाँ पे, सिस्टम है ना, और सराउंडिंग तो यहाँ पे है नहीं, सो इट इज नन ऑफ आवर कंसर्न. तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हम लोग जो है वो इसको रिवर्स कर सकते हैं इन प्रोसेसेस को. ठीक है, एक ऐसे प्रोसेस जहां पे हम रिवर्सल भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से कोई भी ट्रेस या कोई भी चीज या कोई भी छाप सिस्टम पे और सराउंडिंग पे नहीं रहेगी. ठीक है, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस which can be reversed without leaving any trace on the system and surrounding. ठीक है, देखिए the net heat and net work done exchange between the system and surrounding is zero for combined process. मतलब 10 जूल से मैं गया, 10 जूल से वापस आ गया, तो मेरा नेट हीट नेट वर्क डन कितना हुआ यहाँ पे, 0. ठीक है, वही अगर मैं 10 जूल से गया लेकिन जाते जाते मैं थक गया, तो आते आते मैं थोड़ा धीरे धीरे आया, जिसकी वजह से मैंने अगर 11 या 12 जूल की एनर्जी कंज्यूम कर ली, तो वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा. एंड दैट फॉर दैट द नेट वर्क डन विल नॉट बी 0. तो ये जो प्रोसेसेस होते हैं ना, ये हमारे आइडियल नेचर के होते हैं. कैसे नेचर के होते हैं? आइडियल नेचर के होते हैं. मतलब कि प्रैक्टिकल टर्म्स में रिवर्सिबल प्रोसेस का होना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ये एक आइडियल प्रोसेसेस ही होते हैं. ठीक है, वहीं पे रिवर्सिबल प्रोसेस जस्ट उल्टा, दिस दैट प्रोसेस व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स्ड. मतलब कि इट इज दैट प्रोसेस व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स्ड एंड इन दिस प्रोसेस वी लीव अ ट्रेस इन द सिस्टम. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वी लीव अ ट्रेस इन द सिस्टम.
trace in the system. मैं जो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, आई होप सो इसके नोट्स आप बना रहे होंगे, ठीक है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस जस्ट उल्टा रिवर्सिबल प्रोसेस का। भाई वहां पे कोई भी ट्रेस सिस्टम पे नहीं रह रही थी, यहाँ पे हम लोग सिस्टम पे एक ट्रेस रख के जा रहे हैं, ठीक है। और वहीं पे जो फैक्टर्स जो प्रोसेस को इरिवर्सिबल बनाते हैं उसको बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए से बी की तरफ मैंने 10 जूल ऑफ एनर्जी खर्चा किया तो मैं थक गया ना, तो टाइम हो गया। दूसरी चीज, मान लीजिए बी से ए में मैं वापस आया, बट यहाँ पे कुछ रोड जो है वो खराब हो गया, ठीक है। रोड यहाँ पे हमारे पास जो है वो खराब हो गया, जिसकी वजह से मेरे को और एनर्जी खर्चा हो गया उस रोड को क्रॉस करने के लिए, है ना। तो फ्रिक्शन भी लग गया यहाँ पे। तो मतलब वो सारे प्रोसेस जो कि एक आइडियल प्रोसेस को रियल प्रोसेस बनाते हैं, वो सारी क्वांटिटीज जो एक आइडियल प्रोसेस को रियल प्रोसेस बनाती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। तो आई होप सो आपको रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस समझ में आया, ठीक है। चलिए, अब आता है हमारे पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो देयर आर पर्टिकुलरली टू स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू सेकेंड लॉ एंड दे आर, सबसे पहला स्टेटमेंट है हमारे पास केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ये क्या बोलता है कि नो हीट इंजन कैन हैव एफिशिएंसी ऑफ 100%। बहुत सच बात है। हीट इंजन बेसिकली क्या होता है? इंजन क्या होता है? इंजन एक वो डिवाइस होती है जिसमें हम लोग कुछ भी इनपुट देते हैं और वहां से हमें वर्क मिलता है एज एन आउटपुट। हीट इंजन में व्हाट विल बी आवर इनपुट? इनपुट विल बी आवर हीट। और वहीं पे कोई और इंजन होगा तो वहां पे कुछ और इनपुट होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी हीट इंजन में अगर आप लोग 100% अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हो ना, अगर किसी भी इंजन में, मान लीजिए ये एक इंजन है, यहाँ पे मैंने 100% अमाउंट ऑफ हीट अगर दे दी, तो जरूरी नहीं है कि मुझे यहाँ से 100% अमाउंट ऑफ वर्क मिले। ये कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पे मेरे को हमेशा जो वर्क आउटपुट है वो कुछ तो अबाउट 60% या 70% ही मिलेगा, बाकी सिंक में चला जाएगा। ये हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल टेक ऑन हीट इंजन, ठीक है। तो नो हीट इंजन कैन हैव एफिशिएंसी ऑफ 100%, ठीक है। वही क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स इन अ साइकिल एंड प्रोड्यूसेस नो इफेक्ट अदर देन द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर बॉडी टू अ हायर टेम्परेचर बॉडी। मतलब ये बेसिकली हीट ट्रांसफर के बारे में बोल रहा है। इसके बारे में, हीट ट्रांसफर के बारे में, कि it is impossible to construct a device that operates in a cycle and produces no effect other than the transfer of heat from a lower temperature body to a higher temperature body। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी बॉडी, हम देखो कभी भी जब हीट ट्रांसफर होता है ना, तो ये हमेशा हॉट बॉडी से लेके कोल्ड बॉडी के बीच में होता है। मतलब हॉट बॉडी की थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है और कोल्ड बॉडी की थर्मल एनर्जी कम होती है, तो इनके बीच में हीट ट्रांसफर होता है। कहां से कहां? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। लेकिन क्या कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी हीट ट्रांसफर होगी अपने आप? द आंसर इज स्ट्रेट अवे नो। यही बोल रहा है क्लॉसियस स्टेटमेंट कि ऐसी कोई मशीनरी बनाना इम्पॉसिबल है जहां पे हीट ट्रांसफर कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी पे हो रही है, ठीक है। जहाँ पे हीट ट्रांसफर हमारी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी पे हो रही है। और एक और चीज यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी के साथ साथ अगर हमने कोई यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क किया, क्या किया? एक्सटर्नल वर्क, तब ये चीज पॉसिबल, तब जो ये चीज है वो पॉसिबल है। दिस थिंग इज देन पॉसिबल। कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी का हीट ट्रांसफर अगर आपको करना है तो वो अपने आप नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सो दिस इज आवर क्लॉसियस स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, नो हीट इंजन कैन हैव एफिशिएंसी ऑफ 100%। क्लॉसियस स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस that operates in a cycle and produces no effect other than the transfer of heat from lower temperature body to a higher temperature body। मतलब
कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी के बीच में हीट ट्रांसफर अपने आप नहीं होगा, आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो आई होप सो आपको ये दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गए। अगर आपसे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट पूछे, यू हैव टू राइट बोथ दीज स्टेटमेंट इन योर एग्जाम्स। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे एनालिसिस ऑफ हीट इंजन। ये हीट इंजन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ हीट इंजन। मान लीजिए ये सर्कुलर पार्ट ही मेरा हीट इंजन है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आता है एक सोर्स। ठीक है, सोर्स TH मैं मान लेता हूँ टेम्परेचर एट सोर्स। तो सोर्स से मैंने कुछ तो हीट दिया, मान लीजिए वो दिया Q1। Q1 यहाँ पे क्या होगा, हीट गिवन टू हीट इंजन, हीट गिवन टू हीट इंजन। ठीक है, हीट गिवन टू हीट इंजन। और यहाँ से मेरे को कुछ आउटपुट मिला Q2, जो कि गया मेरा किसमें, सिंक में। ये आउटपुट नहीं है, ये क्या है, हीट लॉस बाय हीट इंजन। अभी हमने देखा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या था, नो हीट इंजन कैन हैव एफिशिएंसी ऑफ 100%। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। आप वॉश बेसिन पे हाथ आपने धोया होगा। जब भी आप वॉश बेसिन पे हाथ धोते हैं तो आप हाथों में पानी लेते हैं और फिर उसको मुंह पे मारते हैं। तो अगर आपने नल में से 100 ml पानी लिया हाथ में, तो जब आप मुंह पे मारते हैं तो क्या वो 100 का 100 ml आपके मुंह पे जाता है? नहीं, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ पानी जो है वो सिंक में चला जाता है, जो वॉश बेसिन है, दैट इज व्हाट, सिंक। सेम चीज, अब उस हाथ को आप अज्यूम कर लीजिए हीट इंजन, हाथ को अज्यूम कर लीजिए हीट इंजन। अब हीट इंजन जो सोर्स है ये क्या है, टैप, और सिंक तो हमारा सिंक ही है। और वर्क क्या हो रहा है, हमारे हाथ से क्या हो रहा है कि हम उससे मुंह धो रहे हैं। यहाँ पे हीट इंजन से हमें कुछ तो वर्क मिलेगा। W इज व्हाट, वर्क डन बाय हीट इंजन, वर्क डन बाय हीट इंजन। ठीक है, अब देखिए हीट इंजन क्या है हमारे पास, हीट इंजन क्या है, हीट इंजन इज अ डिवाइस, हीट इंजन इज अ डिवाइस which converts heat energy into mechanical energy। heat energy को किसमें कन्वर्ट करता है ये जी, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये जो वर्क आया, ये कौन सा वर्क आया, ये मैकेनिकल वर्क आया। आई होप सो आपको ये समझ में आया कि भाई हीट इंजन में हमने कुछ हीट दिया, वहां से उसने कुछ वर्क किया, और वर्क करने के बाद कुछ अमाउंट ऑफ हीट उसने सिंक में दे दिया। ठीक है, यहां से हम देखते हैं अब इसका एफिशिएंसी। हमेशा याद रखिएगा, मैं एफिशिएंसी लिखने से पहले आपको एक चीज बता देता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई एम गोइंग टू राइट। MI स्टार क्या है वो चीज कि all work producing device have efficiencies। ठीक है, एफिशिएंसी को हम लोग नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, N, and this is nothing but output by input। कि भाई किसी भी मशीन की एफिशिएंसी कैसे पता चलेगी, कितना काम उसने किया वर्सेस कितना हमने इनपुट दिया। ठीक है, क्या मिला बाई क्या दिया, है ना, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, क्या मिला बाई क्या दिया। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करते हैं, ठीक है, ये एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, मैकेनिकल सब पे नहीं जाते, बेसिक मैकेनिक मतलब बेसिक एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होगा, आउटपुट बाय इनपुट। तो अब आउटपुट क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, वर्क, और ये क्या होगा, हीट एडेड, है ना। तो अब देखिए एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या हो जाएगा, यहाँ से वर्क क्या है हमारे पास, ये रहा, दिस इज वर्क। सो दिस वर्क इज व्हाट, Q1 माइनस Q2, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, Q1 माइनस Q2 अपॉन व्हाट इज इनपुट, Q1, यही मेरा इनपुट है, दिस इज माई इनपुट। तो यहाँ से मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इट इज 1 माइनस Q2 बाय Q1, है ना। अब Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि 1 माइनस MC TC बाई MC TH, या TH और TC के बदले हम इसको ऐसे लिख देते हैं, T2
और T1, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 1 माइनस T2/T1। दिस इज योर एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। यहाँ पे T2 क्या होगा, टेम्परेचर एट सिंक, T1 क्या होगा, टेम्परेचर एट सोर्स। क्लियर? तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया कि भाई सारे वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस क्या होते हैं, इनके पास एफिशिएंसीज होती है और एफिशिएंसी हमेशा 1 से छोटी रहेगी, हमेशा। और हमेशा याद रखिएगा कि एफिशिएंसी क्या होती है, क्या मिला वर्सेस क्या दिया, आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, तो आई होप सो आपको हीट इंजन का ये एनालिसिस समझ में आया। चलिए अब हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो अगेन एक डायग्राम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैं रेफ्रिजरेटर को छोटे में रेफ लिख देता हूँ। ठीक है, अब रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, तो इट इज अ डिवाइस विच कूल्स द एनवायरनमेंट, कूल्स द रूम या स्पेस, वर्क इनपुट एंड टेकिंग एयर, एयर नहीं, यहाँ पे हम ले लेते हैं हीट। मतलब रेफ्रिजरेटर क्या है, रेफ्रिजरेटर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है ना जो कि कोई भी रूम या स्पेस को ठंडा करता है बाय टेकिंग वर्क इनपुट। हम यहाँ पे क्या देते हैं, वर्क इनपुट देते हैं। वर्क हमने यहाँ पे एज एन इनपुट दिया और क्या लिया इसने, हीट लिया Q1। कहाँ से, सराउंडिंग से। कहाँ से लिया, सराउंडिंग से। और कहाँ देगा ये, Q2 देगा ये कहाँ, स्पेस में। मतलब कि आपको समझ में आ रहा है, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम वर्क दे रहे हैं, ये वर्क नहीं कर रहा, हम इसको वर्क दे रहे हैं और ये क्या कर रहा है, सराउंडिंग से एयर ले रहा है, उसको ठंडा कर रहा है और स्पेस में डाल रहा है। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा Q2 जो है वो हीट गिवन टू स्पेस, गिवन टू स्पेस, और मेरा Q1 क्या होगा, हीट टेकन फ्रॉम सराउंडिंग, हीट टेकन फ्रॉम सराउंडिंग। अगेन इसका टेम्परेचर मैं मान सकता हूँ T1, इसका टेम्परेचर T2, और मैं क्या कह सकता हूँ कि T1 का टेम्परेचर T2 से ज्यादा है। क्यों, क्योंकि T1 टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग का है, वो तो ऑफकोर्स ज्यादा ही रहेगा। T2 तो वो टेम्परेचर है जो कि स्पेस को ठंडा कर रहा है ना, तो T1 टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा वर्क इनपुट। अब अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल वर्क consuming device, all work consuming devices have COP, मतलब coefficient of performance। ठीक है, जितने भी वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होते हैं ना हमारे पास, सबके पास क्या होता है, COP होता है, coefficient of performance। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी हमारा होता है ना, ये भी बेसिकली कुछ नहीं होता, ये आउटपुट बाय इनपुट ही होता है, मगर COP कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या है, अगर हम देखें Q2, इनपुट क्या है मेरा, वर्क। तो यहाँ से अगर मैं ये बोलूं कि मेरा वर्क इनपुट ये कितना होगा, तो वर्क इनपुट मेरा क्या होगा यहाँ पे, Q1 माइनस Q2। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2 इज माई COP फॉर रेफ्रिजरेटर। आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से अगर कोई वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है तो उसकी लगती है एफिशिएंसी, वहीं पे अगर कोई वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है तो वहां लगता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। फिर आप इसको भी MCP डेल्टा T लगा के एक और एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, विच इज T2 अपॉन T1 माइनस T2। ठीक है, ओके। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ।
This is now analysis. Okay, so this is now analysis of heat pump. This is what? This is analysis of heat pump. इसको हम लोग हीटर भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक हीट पंप बना लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए हीट पंप में क्या होगा हमारे पास कि अब यहाँ पे भी वही चीज यहाँ पे, लेकिन अब क्या हो जाएगा ना कि इट इज अ डिवाइस, it is a device which is used to transfer heat from surrounding to space, and it is a work consuming device. मतलब इसका काम जस्ट उल्टा, ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट टू रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर जो काम कर रहा था उसका जस्ट उल्टा क्या करेगा, हीट पंप। यानी ये हो जाएगा हमारा स्पेस और जी ये हो जाएगा हमारा सराउंडिंग। ठीक है, और यहाँ पे भी हम क्या कहेंगे, यहाँ पे वर्क को इनपुट की तरह। तो सराउंडिंग से ये कुछ हीट लेगा Q1 और स्पेस में दे देगा Q2, है ना। Q1 क्या हो जाएगा, हीट टेकन फ्रॉम सराउंडिंग, एंड Q2 क्या हो जाएगा, हीट गिवन टू स्पेस। तो अगेन इसका अगर मुझे COP जानना होगा हीट पंप का, तो क्या होगा, आउटपुट बाय इनपुट। अब इस केस में मेरा आउटपुट क्या होगा, ये होगा मेरा आउटपुट, ठीक है। Q2 will be my output and what will be my input in this case? My input will be again Q2 minus Q1। क्यों, क्योंकि वर्क इनपुट क्या होगा, Q2 minus Q1, ठीक है। This becomes my COP of heat pump, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने सराउंडिंग से कुछ अमाउंट ऑफ हीट ली, पंप को हमने कुछ वर्क इनपुट दिया, उसने उस हीट को, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया और स्पेस को दे दिया, ठीक है। तो हमारा आउटपुट क्या हुआ यहाँ पे Q2 और इनपुट क्या हुआ यहाँ पे वर्क, और वर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा Q2 माइनस Q1, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये हीट पंप भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब एक यहाँ पे हमारे पास प्रूफ है कि प्रूफ दैट COP ऑफ हीट पंप इज ग्रेटर देन COP ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय 1, ठीक है। मतलब ये कि COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल्स टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमें पता है वी नो COP ऑफ हीट पंप कितना होता है, Q2 बाई Q2 माइनस Q1। वहीं पे COP ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना होता है, रेफ्रिजरेटर Q2। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये चीजें जो है ना वो सेम टर्म है, तो मैं ऐसा कर देता हूँ कि 2 को है ना H से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। QH अपॉन में QH माइनस QL, ठीक है। यहाँ पे देखिए QH क्या हो जाएगा, हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर सोर्स
and QL is heat from low temperature source. क्लियर? एकदम सेम है। यहाँ पे मैंने क्या किया ना, Q2 के बदले क्या लिख दिया, QH, और यहाँ पे Q1 के बदले लिख दिया QL। सेम चीज इधर, यहाँ पे मैंने Q2 लिया था, फिर यहाँ QH लिख दिया और यहाँ पे QL लिख दिया। ठीक है, ओके सॉरी, यहाँ पे QH लिख दिया एंड यहाँ पे QL लिख दिया। ठीक है, चलिए तो अब देखिए COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या है। यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या था, QL, और इनपुट क्या था, QH माइनस QL। दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1। क्लियर? ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब हम ऐड करेंगे। ठीक है ना, what we will do now, we will add over here। मतलब ये जैसे कि COP हीट पंप हो गया और ये COP रेफ्रिजरेटर हो गया। तो लिख देता हूँ मैं, दिस विल बी QH अपॉन QH माइनस QL, दिस विल बी QL अपॉन QH माइनस QL। अब देखिए from 1 and 2 we add +1 to both sides। ठीक है, तो अब हम क्या हो जाएगा हमारा, COP ऑफ रेफ्रिजरेशन +1 इज इक्वल्स टू QL अपॉन QH प्लस QL, सॉरी QH माइनस QL +1 and COP of what, HP heat pump, this is QH upon QH minus QL +1। देखिए LCM ले लीजिए, QL plus QH minus QL डिवाइडेड बाय QH minus QL। तो ये QL से QL कट गया, यहाँ से मुझे आंसर क्या मिलेगा, QH अपॉन QH माइनस QL। तो COP ऑफ R प्लस 1, अब ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट COP ऑफ हीट पंप। तो हमारे पास आंसर आ गया कि भाई COP ऑफ हीट पंप इज नथिंग बट COP ऑफ रेफ्रिजरेंट प्लस 1। तो आप देख सकते हैं ये कितना आसान सा प्रूफ था हमारे पास। ठीक है, तो इसी के साथ आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया। चलिए अब हमारे पास आता है डिफाइन PMM1 एंड PMM2। तो ये देखिए PMM का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे परपेचुअल मोशन मशीन 1। ठीक है, परपेचुअल मोशन मशीन 1 इज PMM1 एंड परपेचुअल मोशन मशीन 2 इज PMM2। तो देखिए PMM1 क्या होता है, it is a hypothetical device, it is a hypothetical device। hypothetical मतलब ख्याली, वास्तविकता में इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, so it is a hypothetical device that could continuously produce work without any energy input। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा डिवाइस जिसमें आप कुछ एनर्जी इनपुट दो ही नहीं और वो वर्क करने लगेगा अपने आप। मतलब कि हीट इंजन जो हमने लिया था यहाँ पे, ठीक है, हीट इंजन में मैं कोई इनपुट दूं ही नहीं और ये वर्क प्रोड्यूस करने लगे, ऐसा पॉसिबल है क्या? इज दिस पॉसिबल? Is this possible? The correct answer is no। इसीलिए हाइपोथेटिकल है, ख्याली डिवाइस है। तो एक ऐसा ख्याली डिवाइस जो कि कंटिन्यूअसली वर्क प्रोड्यूस करे विदाउट एनी एनर्जी इनपुट। ठीक है,
ये क्लियर कट वायोलेट करता है क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। वहीं पे PMM2, ये परपेचुअल मोशन मशीन 2 है। ये एक और हाइपोथेटिकल डिवाइस है जिसकी एफिशिएंसी 100% है और ये वायोलेट करता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एफिशिएंसी 100% मतलब जितना इनपुट दिया उतना आउटपुट, ठीक है, जितना इनपुट दिया उतना आउटपुट। कहने का मतलब ये कि अगेन अगर मैं एक हीट इंजन ले लूं, यहाँ पे मैंने 100 जूल का इनपुट दिया, 100 जूल का इनपुट दिया, तो वर्क मुझे कितना मिल रहा है, 100 जूल एज एन आउटपुट, एज एन आउटपुट। तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं। सो दिस इज परपेचुअल मोशन मशीन 2, यानी परपेचुअल मोशन मशीन 1 है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करेगा, यानी कि एक ऐसा हाइपोथेटिकल मशीन जिसके अंदर बिना हीट इनपुट दिए या बिना इनपुट दिए हमें वर्क मिल रहा है। और परपेचुअल मोशन मशीन 2 एक वैसा ख्याली डिवाइस जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करता है और ये कहता है कि भाई मशीन की एफिशिएंसी क्या है, 100। एक ऐसा हाइपोथेटिकल डिवाइस जिसकी एफिशिएंसी कितनी है, 100। तो आई होप्स आपको PMM1 और PMM2 भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक व्हिच इज द कार्नोट साइकिल। अब कार्नोट साइकिल क्या होता है, ओके, इट इज अ साइकिल, कार्नोट साइकिल अब साइकिल ही होगा। इट इज अ साइकिल which is used to predict the efficiency of engine। मतलब कि मैंने एक इंजन बनाया, मैंने एक हीट इंजन बनाया और उस इंजन की एफिशिएंसी कितनी है ये जानने के लिए मैं कार्नोट साइकिल का यूज करूंगा। मतलब कि यहां पे हम क्या होता है ये मान के चलते हैं कि दिस engine which follows Carnot cycle has 100% एफिशिएंसी। मतलब ये जो इंजन है जो कि आपका कार्नोट साइकिल को फॉलो करता है, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 100%, ठीक है। एंड वर्किंग फ्लूइड एंड अदर कंडीशंस are assumed to be ideal, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हमें जो है वो कार्नोट साइकिल के लिए जान के रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो अब हम इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं ना कि मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। क्या है, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। एक सिलेंडर है और मान लो कि भाई इसके अंदर क्या है, एक पिस्टन। यहां से आ रहा हीट सोर्स और यहाँ पे हो जा रहा ये सिंक
ठीक है, ये चीज क्या है, इसको बोलते हैं सिलेंडर, और इस चीज को क्या बोलते हैं, पिस्टन। क्लियर? ये एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, फ्रिक्शनलेस आइडियाबैटिक, आइडियाबैटिक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस। क्लियर? अब देखिए, ये जो पोजीशन होती है इसको बोलते हैं पिस्टन की टीडीसी पोजीशन। टीडीसी मतलब क्या होता है, टॉप, डेड, सेंटर। और ये मान लीजिए इतना बड़ा सिलेंडर है और यहां कहीं पे पिस्टन की पोजीशन होगी बीडीसी। बीडीसी मतलब क्या होगा, बॉटम, डेड, सेंटर। तो सोर्स से हमने हीट दिया और सिंक में हमारा हीट कुछ लॉस हो गया। ये हो गया हमारा टीडीसी, ये हो गया हमारा बीडीसी। अब क्या होगा ना कि देखो, सोर्स से कुछ अमाउंट ऑफ हीट इनपुट होगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट इनपुट होगा, और सिंक से कुछ अमाउंट ऑफ हीट लॉस होगा। ठीक है, और टीडीसी, ये टीडीसी पॉइंट हो गया एंड दिस हो गया बीडीसी पॉइंट। तो टीडीसी पॉइंट से लेके बीडीसी पॉइंट तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा, दिस विल बी वर्क डन बाय पिस्टन, दिस विल बी वर्क डन बाय पिस्टन। ठीक है, तो अब देखिए, जब मैंने हीट इनपुट दिया, जब मैंने हीट इनपुट दिया तो क्या होगा, पिस्टन मेरा यहां से लेके यहां तक मूव करेगा, और फिर जब मेरा पिस्टन, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक जब मूव करेगा तो ये कौन सा होगा, एक्सपांशन प्रोसेस। ठीक है, और फिर जब पिस्टन मेरा बीडीसी से टीडीसी की तरफ वापस मूव करेगा तो ये मेरा कौन सा प्रोसेस होगा, दिस विल बी माय कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है, तो एक्सपांशन और कंप्रेशन के प्रोसेसेस के बेसिस पे ही हमारे पास कार्नोट साइकिल आता है। तो चलिए अब हम कार्नोट साइकिल का एनालिसिस देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस 1 to 2, दैट इज आइजोथर्मल, आइजोथर्मल एक्सपांशन। ठीक है, ये रिवर्सिबल होता है। क्या होता है, रिवर्सिबल। फिर आ जाइए आप प्रोसेस 2 से 3 के पास। सो दिस इज आइडियाबैटिक एक्सपांशन अगेन। ठीक है, this is again reversible. Then comes process 3 to 4. This is what, again isothermal compression. It is again reversible. आइडियल है ना, तो इसीलिए सब कुछ रिवर्सिबल। एंड देन लास्ट इज प्रोसेस 4 to 1 which completes the cycle. It is adiabatic compression. This is again reversible. क्लियर? तो यही 4 प्रोसेसेस हैं, जिसमें से ये दोनों है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेसेस, एंड दीज टू विथ मी आर दी आइडियाबैटिक प्रोसेसेस। एक एक्सपांशन का प्रोसेस है, एक कंप्रेशन का प्रोसेस है। तो अब हम देखते हैं इसका पीवी और टीएस डायग्राम। तो सबसे पहले देखते हैं इसका पीवी डायग्राम, और फिर नीचे नीचे इसका देखते हैं हम लोग टीएस डायग्राम। टी एस
पी वी। तो देखिए सबसे पहला प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल एक्सपांशन। मतलब कि ये प्रोसेस होगा क्या, आइसोथर्मल एक्सपांशन 1 से लेके 2। देन इट इज आइडियाबैटिक, देन इट इज व्हाट, आइडियाबैटिक एक्सपांशन, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे अगेन 2 to 3, then 3 to 4, which is isothermal compression, and last but not the least is 4 to 1, again adiabatic compression। तो ये यहां से यहां जो ये जो आपके यहां से लेके यहां तक के जो प्रोसेसेस थे, these are the expansion process, और जो यहां से लेके यहां तक के प्रोसेस है, these are the compression process। अब सेम ही चीज का हमें टीएच डायग्राम बनाना है। तो देखिए टीएच डायग्राम में क्या होगा, प्रोसेस 1 से लेके 2 इज योर एक्सपांशन प्रोसेस, एंड इट इज व्हाट, आइसोथर्मल एक्सपांशन, यानी इस टी पे, टी को मैं मान लेता हूँ टीएच। देन फ्रॉम 2 to 3 इट इज व्हाट, आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक का दूसरा नाम आइजेंट्रोपिक, आइडियाबैटिक का दूसरा नाम क्या है, आइजेंट्रोपिक, क्योंकि एंट्रोपी सेम। Then again 3 to 4 is what, a compression process, and 4 to 1 is again what, a compression process। यानी यहाँ पे ये दोनों है हमारे पास क्या, एक्सपांशन, और ये दोनों प्रोसेस क्या है, ओके आई हैव नॉट रिटन द नंबर ओवर हियर, यहाँ पे फोर्थ प्रोसेस आ जाएगा, दिस विल बी माय फोर्थ प्रोसेस, और ये दोनों है हमारे पास कंप्रेशन। क्लियर, ओके परफेक्ट। अब देखते हैं यहाँ पे आगे। अब हम क्या करेंगे ना, he will be finding efficiency, finding efficiency, efficiency of Carnot cycle, Carnot cycle। तो अब देखो यहाँ पे आइडियाबैटिक प्रोसेसेस पे तो हीट ट्रांसफर होने नहीं वाला, तो हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेसेस पे ही हीट इनपुट और हीट आउटपुट लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी नंबरिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, आई थिंक सो, हाँ ये यहाँ पे दिस इज एक्सपांशन प्रोसेस है ना, तो ये 1 से 2 होगा, ये 2 से 3 होगा, ये 3 से 4 एंड 4 to 1, ठीक है ना। तो दिस बिकम्स माय एक्सपांशन प्रोसेसेस, यहाँ पे एक्सपांशन आएगा, यहाँ पे कंप्रेशन आएगा। अच्छा हुआ मेरे को वीडियो में गलती पता चल गई। ऐसी आपको कोई अगर गलती लगे या कुछ डाउट लगे, प्लीज फील फ्री टू यूज द कमेंट सेक्शन। मेरा एक्सपांशन है, ये मेरा कंप्रेशन, अब सही है, ठीक है। चलिए, तो फाइंडिंग एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। अब एफिशिएंसी अगर मुझे कार्नोट की निकालनी है तो वो कितनी होगी, इट इज नथिंग बट आउटपुट बाय इनपुट। अब आउटपुट क्या है मेरे पास और इनपुट क्या है, तो देखो एक्सपांशन प्रोसेस में हमेशा हीट ऐड हुआ होगा, क्यू ऐड हुआ होगा आइसोथर्मल पे, और क्यू ही रिजेक्ट हुआ होगा आइसोथर्मल पे। सेम चीज इधर 1 to 2 पे क्या हुआ होगा, क्यू ऐड, और 3 to 4 पे क्या हुआ होगा, क्यू रिजेक्ट। क्यों, क्यों ऐसा, बिकॉज in adiabatic process, in adiabatic process no heat transfer take place, no heat
ट्रांसफर टेक प्लेस। नो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस का मतलब क्या हो गया, क्यू मेरा 0 होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मेरा आउटपुट और इनपुट क्या होगा, तो आउटपुट मुझे कुछ तो वर्क मिलेगा वर्सेस इनपुट क्या होगा मेरा क्यू 1 से लेके 2। दिस विल बी माई एफिशिएंसी फॉर कारनोट। तो अब हम इसको सिंप्लीफाइड टर्म्स में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए, फॉर वर्क डन हमें पता है वर्क डन के लिए क्या करेंगे कि वर्क डन बाय कारनोट is equals to work done from 1 to 2, work done from 2 to 3, work done from 3 to 1, sorry 3 to 4 and work done from 4 to 1। ठीक है, तो चलिए फॉर वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 के बीच में जो वर्क डन हुआ होगा वो क्या होगा, तो 1 to 2 क्या है हमारे पास, कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो वर्क डन 1 से 2 के बीच में क्या होगा, P1 V1 ln V2 by V1, है ना, और वॉल्यूम V2 जो है वो ग्रेटर देन V1 भी है। देखिए V2 का वॉल्यूम जो है, ये यहाँ पे कुछ V2 का वॉल्यूम होगा एंड इट इज यस ग्रेटर देन V1। ठीक है, तो ये हो गया। अब वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 क्या है मेरा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, वर्क डन मेरा 1 to 2 क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब P1 V1 के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, nRT H इंटू में ln V2 by V1, हाँ या ना, ओके हाँ या ना, बिल्कुल। ये देखिए मेरा T1 और 2 पे टेम्परेचर क्या है, TH, और 3 और 4 पे मैं टेम्परेचर मान लेता हूँ TC। ठीक है, TH क्या है, हायर टेम्परेचर, हायर या हॉट टेम्परेचर, और TC क्या है, कोल्ड टेम्परेचर, मतलब कि छोटा टेम्परेचर, लेस टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। ये मेरा इक्वेशन ए मान लेता हूं मैं। अब देखिए अगला देखते हैं हम लोग, फॉर वर्क डन 2 to 3। अब 2 to 3 में देखिए क्या है, ये एक आइडियाबैटिक प्रोसेस है, आइडियाबैटिक प्रोसेस है। तो वर्क डन 2 से 3 के बीच में क्या होगा हमारे पास, P from 2 to 3 it will be what, P2 V2 minus P3 V3 अपॉन में गामा -1। अब P2 V2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, MR TH माइनस MRTC अपॉन गामा -1। तो ये मुझे क्या दे देगा फाइनल आंसर, MR कॉमन TH माइनस TC अपॉन गामा -1। दिस बिकम्स माई इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम वर्क डन 2 to 3। अब जो मेरा वर्क डन 2 to 3 है ये भी क्या होगा, पॉजिटिव इन नेचर, क्योंकि ये वर्क सिस्टम दे रहा है सराउंडिंग को। अब जो वर्क्स होंगे ना वो हम देंगे सिस्टम को, 3 से लेके 4। दिस इज व्हाट, ये जो भी था ये कौन सा प्रोसेस था, दिस वाज आइडियाबैटिक एक्सपांशन एंड दिस विल बी आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो वर्क डन 3 से लेके 4 के बीच में क्या हो जाएगा,
P3V3, ठीक है, P3V3, या आप ले लेंगे P4V4, क्योंकि यहाँ पे हमने P2V अच्छा P1V1 लिया है, ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हमने P1V1 लिया है क्योंकि टेम्परेचर सेम ही है, बट यहाँ पे भी देखा जाए टेम्परेचर हमारा सेम ही है, डिफॉल्ट तो कुछ भी ले सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं ना, P3V3 ले लेते हैं, P3V3 ln V4/V3। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, MRTL ln V3/V4। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू होगी ना, ये नेगेटिव लॉग होगा। क्यों नेगेटिव लॉग? ओके सो ओके, ये क्यों नेगेटिव होंगी हमारे पास, वो देखते हैं। क्योंकि वर्क डन जो मेरा 3 से 4 है, 3 से 4, ये क्या है, MRTL ln V4/V3। अब देखो V4 जो है वो V3 से छोटा है क्या? यहाँ पे देखिए ग्राफ में, बिल्कुल ये मेरा V3 है और ये कहीं पे मेरा V4 है। तो इस वजह से ये वैल्यू जो होगी ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं हो, इसीलिए हम वर्क डन 3 से 4 क्या लेते हैं, MRTL ln V3/V4। This becomes my equation 3. Now for process कौन सा 4 से 1, this is what again, isothermal, oh sorry this is adiabatic, my bad, this is adiabatic, adiabatic। अब देखिए वर्क डन 4 से 1 में क्या होगा, यहाँ पे देखिए 4 से 1 के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस भी है ना, टेम्परेचर डिफरेंस भी है, एंट्रोपी सेम है लेकिन, और 4 से 1 में आप देखिए यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस भी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिस विल बी नथिंग बट P1V1 minus P4V4 upon gamma minus 1, which is MRTH minus MRTC by gamma minus 1. This is MRTH minus TC gamma minus 1. This gives me equation number 4. देखिए मैंने इसको 1 वाले प्रोसेस को TH से रिप्लेस कर दिया और 4 वाले को मैंने TC से कर दिया। तो ये P1V1 क्या है, MRT1 के बदले TH, और P4V4 MRT4 के बदले TC। तो ये हो गया मेरे पास इक्वेशन 4। नाउ पुट इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन ए। तो जब आप इसको इक्वेशन ए में रखेंगे तो नेट वर्क डन आपके पास कितना आ जाएगा, सबसे पहले देखिए वर्क डन 1 to 2 प्लस वर्क डन 2 to 3, ये क्यों, अब माइनस आ जाएगा 3 to 1, 3 to 4 एंड माइनस आ जाएगा 4 to 1। क्यों? क्योंकि ये कंप्रेशन के प्रोसेस है, यहाँ पे वर्क इज डन बाय अस, और यहाँ पे वर्क क्या है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। हम यहाँ पे बाय नहीं लिखते, बाय अस नहीं लिखते, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग वर्क डन ऑन द सिस्टम।
क्लियर? कंप्रेशन प्रोसेसेस में वर्क डन ऑन द सिस्टम, एक्सपांशन प्रोसेस में सिस्टम ने वर्क किया। क्योंकि हमें पता है जब एक्सपांशन होगा, जब हमारा ये पिस्टन जो है, ये पिस्टन जो है जब टीडीसी से बीडीसी पे मूव होगा तभी तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। यही डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये होगा वर्क, वर्क डन बाय पिस्टन, है ना। पिस्टन क्या है? सिस्टम का पार्ट है। क्लियर? चलिए, तो अब हम जब नेट वर्क निकालेंगे तो हमें मिलेगा कि 1 to 2 कितना है वर्क डन? 1 to 2 इज P1 V1 ln V2 by V1 और MRTH ln V2 by V1 plus 2 to 3 is what? MRTH minus TC upon gamma minus 1 minus MRTL TL, so TC na, okay, it's not TC, right? 2 to 3 is TC, okay, okay, TL TC आएगा and this will be also TC। हमने C का अज्यूम लिया तो हम C ही लेंगे, ठीक है ना। ओके ओके, तो वर्क डन 3 to 4 MRTC ln V3 by V4 ये रहा, ठीक है, एंड माइनस MRTH माइनस TC, TH माइनस TC बाई गामा माइनस 1, ठीक है, ये रहा फोर्थ। तो ये और ये तो आपस में कैंसल आउट हो गए। अब हमारे पास क्या बचा? नेटवर्क डन MRTH ln V2 by V1 माइनस MRTC ln V3 by V4, ठीक है। तो अब देखिए Q इनपुट क्या था हमारे पास? प्रोसेस। कहाँ पे हमने हीट ऐड किया था? हीट ऐड हमने किया था 1 to 2 में। तो 1 to 2 की कौन सी इक्वेशन है? ये वाली, प्रोसेस 1 to 2, यानी कि किसके बराबर हो जाएगा? P1 V1 ln V2 by V1 और MRT1 TH ln V2 by V1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, अच्छा ये हो जाएगा मेरा 3 4 हो गया 5, इसको मान लो 6। तो पुट 5 and 6 in efficiency equation, efficiency equation B। ये जो इक्वेशन हमने लिखा आउटपुट बाय इनपुट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन बी, ठीक है। तो अब देखिए कारनॉट एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? आउटपुट क्या है हमारे पास? नेटवर्क डन ये रहा MRTH ln V2 by V1 माइनस MRTC ln V3 by V4 divided by what is input? MRTH ln V2 by V1। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़ आपस में सेम है। तो हम थोड़ा यहाँ पे LCM वाला पार्ट कर देंगे जिससे ये और सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस MRTC ln V3 by V4 and MRTH ln V2 by V1। क्लियर? अब अगर मुझे रिलेशन मिल जाए, ठीक है, मुझे रिलेशन मिल जाए, रिलेशन बिटवीन T and V for process, T and V for 2 to 3
एंड 2 to 3 एक हो गया और एक 4 से 1 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टी एच वी टू रेस टू गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू टी सी वी थ्री रेस टू गामा माइनस वन। 2 to 3 प्रोसेस कौन सा है, 2 to 3 प्रोसेस कौन सा है हमारे पास, ये वाला, दिस इज व्हाट, आइडियाबैटिक। और 4 से 1 भी कौन सा है हमारे पास, आइडियाबैटिक, है ना। तो देखो टी एच वी 4, सॉरी टी एच वी 1, टी एच के साथ क्या आएगा, वी 1 रेस टू गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू टी सी वी 4 रेस टू गामा माइनस वन। तो देखो यहाँ पे टी एच टी सी का कुछ तो सेम हो रहा है, टी एच अपॉन टी सी यहाँ पे कितना हो रहा है, वी थ्री बाई वी टू रेस टू गामा माइनस वन। इक्वेशन कहाँ तक था हमारा, 6 हो गया, ओके 7 मान लो। एंड टी एच बाई टी सी इज इक्वल्स टू वी फोर बाई वी वन रेस टू गामा माइनस वन, इक्वेशन 8। तो फ्रॉम 7 and 8, from 7 and 8 we get, देखते हैं क्या मिलता है। देखो टी एच और टी सी तो कट गया, कि उन दोनों इक्वेशंस को जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो एक साइड से जो टेम्परेचर्स हैं वो तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। हमारे पास क्या बचेगा वहां से, V3 बाई V4 रेज टू गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू V2 बाई V1 रेज टू गामा माइनस वन। तो गामा माइनस वन से गामा माइनस कैंसिल, एंड V3 बाई V4 इज इक्वल्स टू V2 बाई V1। तो इस इक्वेशन को मान लेते हैं 9, ठीक है। अब फ्रॉम 9 वी गेट हमारी एफिशिएंसी क्या थी कार्नोट की, 1 माइनस एम आर टी एल एल एन वी थ्री बाई वी फोर, टी एल नहीं यहाँ पे टी सी आएगा, माई बैड, we'll have TC over here, V3 by, this is V4 divided by MRTH ln V2 by V1। तो हमको इस इक्वेशन से पता चल गया कि V3 V4 और V2 V1 सेम है, तो ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, MR से MR कैंसिल हो जाएगा, एंड द फाइनल आंसर फॉर कार्नोट एफिशिएंसी विल बी 1 minus Tc upon Th, where Tc is the cold temperature and Th is the cold temperature बोल लो, या बेस्ट वर्ड है इसके लिए सिंक टेम्परेचर, this will be the perfect word, and this is the source temperature, ठीक है, या हाई टेम्परेचर। तो आई होप सो आपको ये पूरी कार्नोट की डेरिवेशन समझ में आ गई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो प्लीज इसको दोबारा एक बार प्रैक्टिस करिएगा, और मेरे हिसाब से एक और बार आप करेंगे तो आपको समझ में तो आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि भाई कार्नोट प्रिंसिपल या कार्नोट थ्योरम, तो दो प्रिंसिपल्स हैं। पहला है the efficiency of an irreversible heat engine is always less than the efficiency of a reversible one operating between same two reservoir। देखो irreversible, हमारा कार्नोट क्या था, रिवर्सिबल, तो irreversible efficiency जो होगी ना वो हमेशा जो है वो कम रहेगी efficiency of reversible। बहुत सिंपल सी बात है यार, रिवर्सिबल की एफिशिएंसी तो 100% होती है, इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है 100%, और इरिवर्सिबल की हमेशा 100% से कम ही रहेगी, मच ट्रू बात है।
वही सेकंड पॉइंट क्या है कि द एफिशिएंसीज ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन्स ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू रिजर्वायर्स आर सेम। मतलब कि जो भी रिवर्सिबल हीट इंजन्स हैं, मान लो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लिया है कि ये एक है और ये दूसरा है। मान लो ये हीट इंजन है 1 और ये हीट इंजन 2 है, मान लेते हैं। तो इनका सोर्स और सिंक सेम है। मतलब कि इससे हम ये कंक्लूड कर पाएंगे कि efficiency of heat engine 1 is equals to efficiency of heat engine 2। ठीक है, बजाबते heat engine 1 and heat engine 2 are what? Reversible। are what? Reversible। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये दोनों कार्नोट प्रिंसिपल समझ में आए। पहला की एफिशिएंसी इरिवर्सिबल हीट इंजन की हमेशा रिवर्सिबल हीट इंजन से कम होती है, और दूसरा दो रिवर्सिबल हीट इंजन सेम सोर्स और सेम सिंक के बीच में हो तो उनकी एफिशिएंसीज भी सेम होती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारे आज के टॉपिक्स होते हैं खत्म। अब हम करते हैं थोड़े से एमसीक्यूज। Which of the following statements best represents the second law of thermodynamics? Energy can neither be created nor be destroyed। ठीक है, नहीं, ये है तुम्हारा फर्स्ट लॉ। Heat cannot by itself flow from a colder body to hotter body। Yes, this is correct। क्यों? Clausius statement। एक हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट था, एक दूसरा स्टेटमेंट था। जो सेकंड वन जो क्लॉसियस स्टेटमेंट इसका वो है वर्क इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्टेंस। नहीं, इंटरनल फंक्शन ऑफ टेम्परेचर नहीं, दिस इज जूल्स लॉ। ठीक है, सेकंड इज द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट फॉर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स implies all heat can be converted into work। नहीं, no process is possible in which heat is absorbed from a reservoir and is completely converted into work। no process is possible in which heat is absorbed from a reservoir and completely converted into work। this is the statement। now heat can never flow from cold to hot। all processes are reversible। नहीं। which device violates the Kelvin-Planck statement for second law? very easy। रेफ्रिजरेटर नहीं, हीट इंजन नहीं, एयर कंडीशनर नहीं, परपेचुअल मोशन मशीन। ये जान ही जाते हैं, काइंड 2 काइंड 1। काइंड 1 फर्स्ट लॉ को और काइंड 2 हमारे सेकंड लॉ को वायलेट करता है। ठीक है, an ideal reversible heat engine operating between 600 kelvins and 300 kelvin, what is the maximum possible efficiency? हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या थी? 1 minus T। what was the efficiency of heat engine? कहाँ से लेता है और कहाँ देता है? TL by TH। TL कितना है हमारे पास? 300 केल्विन। कितना आ जाएगा? 1 minus, okay, 300 by 600, 0.5। so the answer will be 0.5 or 50%। C option is correct। neither 25 40 भी नहीं, 60 भी नहीं। which of the following is a reversible process? real life engine नहीं। natural heat flow from hot to cold नहीं। frictionless mechanical process yes। combustion in engine नहीं। the COP coefficient of a refrigerator is, अब आउटपुट क्या है हमारे पास यहाँ पे? हीट रिजेक्टेड बाय वर्क इनपुट नहीं। वर्क इनपुट बाय हीट एब्जॉर्ब नहीं। हीट एब्जॉर्ब बाय वर्क इनपुट और हीट इनपुट बाय हीट आउटपुट भी नहीं। ठीक है, चलिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज द सेकंड लॉ डायरेक्टली यूज्ड? बॉयलर नहीं, स्टीम टरबाइन नहीं, पंप नहीं। हमने क्या पढ़ा है? रेफ्रिजरेटर यस। द सेकंड लॉ हेल्प्स डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ, किसको? किसका डायरेक्शन? हीट ट्रांसफर का। मास फ्लो नहीं, टाइम नहीं, प्रेशर चेंज नहीं। मास फ्लो के लिए SFE है हमारे पास, प्लीज कंफ्यूज मत होना। हीट ट्रांसफर के लिए सेकेंड लॉ। ठीक है, which of the following is not a correct implication of the second law? not a correct। ठीक है, perpetual motion machine of second kind is impossible। this is correct। all natural processes are irreversible। it's correct। entropy of the universe is decreasing। heat engines must reject some heat। this is also correct।
entropy of the universe is decreasing. This is the right answer. ठीक है, ऑड वन ऑड भी हम कर सकते हैं क्योंकि तीनों करेक्ट है, एंट्रोपी हमने पढ़ा नहीं है, बट ये स्टेटमेंट करेक्ट है. When we'll discuss entropy, we'll definitely discuss this point. ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू फॉर सेलिंग विद अस एट आर अंडरवे. योर जर्नी टू मास्टरिंग मरीन इंजीनियरिंग हैज जस्ट बिगन. तो आई होप सो आपको सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आया क्या है ऑल इन ऑल. इसके अलावा हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ न्यूमेरिकल करेंगे. ठीक है, इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है नहीं, 2 या 3 न्यूमेरिकल्स हैं. वी विल डिस्कस दैट एंड देन वी विल मूव फर्दर टू आवर application of thermodynamics part, which is your Otto cycle and diesel cycle. ठीक है, तो अगर आपको मेरे वीडियोस समझ में आ रहे हैं then do like, share, subscribe and stay curious and keep moving forward. Thank you.